सभी साथियों को, जो महिला बहनें हैं, साथ में जो संगठन है, जितना भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बनारस में रहने वाले राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए, प्रदेश संगठन से जुड़े हुए, जिला के, महानगर के सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन सबके सहयोग से मैं आज 2 साल मेरा जिला अध्यक्ष का पूरा हुआ। उनके सहयोग से मैं पार्टी के लिए जिम्मेदारी से पूरे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। 2027 का चुनाव आने वाला है। बीजेपी हमेशा कहती है हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के चल रही है। क्या लगता है कि 2027 का चुनाव हमारे समाजवादी पार्टी के लिए महंगा साबित होगा? जी नहीं, ऐसा है कि हमारा समाज, प्रदेश और देश आपसी सद्भाव से, आपसी मेलजोल से और सांप्रदायिक तत्वों के विरोध में हमेशा खड़ा रहा है। और इनका हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ही ना देश का कभी विकास हुआ है, ना आगे कभी होगा। जो पीडीए है उसमें सारे लोग 85% लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने, सभी लोगों ने उसमें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का अपना योगदान हुआ है। चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो देश के व्यापारी हो, व्यावसायिक हो, यहाँ तक कि जो हमारा एक मकान बनता है उसमें जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं। हमारा मकान बड़ी हवेली बनती है, वो उसमें एक ईंट रखने वाला एक मज़दूर होता है। बिना उसके सहयोग से हम एक हवेली नहीं बना सकते, एक मकान नहीं बना सकते। तो इसमें सबका सहयोग होता है। जब एक मकान में हम सबका सहयोग लेते हैं तो इस देश को चलाने के लिए हम सभी का सहयोग चाहिए और उसमें है भी। लेकिन इस वक्त जो लोगों के बीच में जो बातें निकल के आ रही हैं कि जो बीजेपी सरकार है न रोज़गार दे रही है, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है और आए दिन लड़कियों का बलात्कार और हत्याएं ये आम हो गई हैं। क्या इससे समाज आगे बढ़ सकता है या उससे नीचे गिरता जाएगा? क्या कहेंगी? देखिए, रोजगार नहीं होगा तो हमारी गरीबी तो आनी ही आनी है। आज युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय का जीएसटी उन्होंने लगा के इतना कठिन कर दिया है कि छोटा सा भी व्यवसाय अगर कोई खोलता है तो उसको जीएसटी भरना है। दुनिया के कानून उन्होंने लगा दिए, उसके आधार पे वो नहीं कर पा रहे हैं। और नौकरी तो आगे उन्हें देना तो दूर, बहुत सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। अभी हाल ही में शायद कोई एक निर्णय आया, शिक्षकों की भर्ती जो हुई थी उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। तो बेरोजगार तो निराश है। और हिंदू मुस्लिम से देखिए किसी का पेट नहीं भरने वाला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और महंगाई के लिए मैं कहूँगी कि हिंदू मुस्लिम ये कहते तो हैं, पेट्रोल क्या हिंदू को सस्ता मिलता है? मुस्लिम को 100 रुपये मिलता है तो हिंदू को भी 100 रुपये मिलता है। रोजगार क्या ये हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं? ये तो इनकी बातें हैं, जुमले देना इनका काम है। अमित शाह जी ने कहीं अपने बयान में कहा भी है कि अरे ये तो जुमलेबाजी है। 15 लाख पे उन्होंने यही कहा था और उसी जुमलेबाजी के आधार पर अभी तक ये सरकार चला रहे हैं। जब चुनाव आता है तो यही बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो जहर उगलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अब मैं कहूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा कि उनके डीएनए में यही है। सावरकर जी के पूजने वाले लोग क्या करेंगे? इनके कहा जाएगा ना, इनके डीएनए में यही है। सावरकर जी अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, आज ये उसी को पूजते हैं। और गोडसे की पूजा करते हैं। और इन्हीं की सांसद थी उमा भारती जी, प्रज्ञा नाम है शायद उनका, जिनको अभी सजा हुई महाराष्ट्र वाले कांड में। उन्होंने, उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी, पूरा वीडियो वायरल हुआ था कि गांधी जी की फ़ोटो लगा के वो गोली चला रही हैं। इस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की थी? तो हम तो ये मानेंगे ना, जनता में ये संदेश गया है कि ये गोडसे के विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो ये अच्छे काम कहाँ करेंगे? नहीं हिंदू मुस्लिम ही नहीं, ये गोडसे की सरकार है, इसमें लीजिए गोडसे को मानने वाले लोगों की सरकार है। तो इन्हें अच्छे काम पसंद ही नहीं। कोई अच्छा करता भी है तो ये उठा के बंद करते हैं। अभी बनारस में किसी महिला, किसी बेटी के साथ जो बिहार की थी, कहीं कोचिंग पढ़ती थी बीचू के पास, वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ रेप किया गया और उसकी आवाज़ उठाने के वाले के ऊपर उन्होंने केस कर दिया। अब ये इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि गलत काम के ऊपर अगर कोई आवाज़ भी उठाएगा तो उसका उठा के वो जेल में बंद कर देंगे। तो इनकी विचारधारा बिल्कुल सामने आती है। और सैनिक सोनिया
कुरैशी जी को, सोफिया कुरैशी जी को इन्होंने क्या कहा? इनका अपना विधायक कह रहा है, कोई आम पदाधिकारी कह रहा हो, कोई छोटा मोटा कोई आम जनता में कोई अगर कह रहा हो तो ठीक है, लेकिन ये विधायक उनके कह रहे हैं और उस पर आज तक उन्होंने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। तो इनकी विचारधारा इन्हीं बातों से सामने आती है कि ये गलत बोलने वाले को, गलत काम करने वालों को संरक्षण देते हैं। और योगी सरकार की जो बातें आती हैं कि बुलडोज़र बाबा हैं, अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है। जहाँ भी देखा जाए, जैसे आपके फाया राजभर के जो हत्या हुई, वहाँ पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला? जी बिल्कुल। आजमगढ़ में जो हत्या हुई, उनके यहाँ बुलडोज़र क्यों नहीं चला? ऐसे तमाम मुद्दे इस समय उठ रहे हैं। आखिर के ये बीजेपी वाले चाहते क्या हैं? तो इनका संदेश ही साफ साफ जनता को दे रहे हैं कि जो न्याय की मांग करेगा उसे हम जेल में डालेंगे, जो अन्याय करेगा उसे हम अपने संरक्षण देंगे। बीएचयू में जो महिला थी, लड़की जिसका रेप हुआ था, उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो जो लड़के वहाँ बैठे थे पढ़ने वाले, उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी और धरने पे बैठे थे, उन्हीं पे एफआईआर कर दी थी। यानी जो न्याय के लिए खड़ा होगा, किसी के लिए, अपने लिए ही नहीं, किसी दूसरे का भी साथ देगा, तो ये उसे उठा के बंद कर देंगे। जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश है ये उनकी। और जनता अब जान चुकी है कि ये जुमले वाली सरकार है, अन्याय वाली सरकार है। इसको न्याय से नहीं मतलब है, अन्याय करने वालों का ये संरक्षण देती है, उनको सपोर्ट देती है। यहाँ के ही विधायक ने जिन लड़कों ने ये किया था, जो जमानत से, जब बहुत दिन बाद तो उनको पकड़ा गया और बहुत जल्दी जमानत भी हो गई, और जमानत के बाद वो उनको केक काट के खिला रहे थे, माला पहना रहे थे। अब बीजेपी के विधायकों की ये मानसिकता है तो वो कैसे नेतृत्व वाली सरकार है? इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी सरकार आपकी अगर बनती है जो 2027 में, अगर इस तरह की घटना होगी तो आप क्या करेंगी? नहीं, बिल्कुल। हमारी सरकार थी 2012 से लेकर 17 के बीच में जो सरकार थी, कहीं कुछ गलत होता था, हमेशा चाहे मीडिया वाले हों, चाहे कोई भी हो, हमारे नेताजी का नाम तुरंत उससे जोड़ा जाता था कि इनकी सरकार में ये हो रहा है, और वो उसका संज्ञान भी लेते थे और उस पर न्याय देने की पूरी कोशिश करते थे, और उन्होंने किया भी है। जनता के काम करने के साथ साथ उन्होंने कोई समाज पे बिल्कुल नहीं, संप्रदाय पे बिल्कुल कोई न्याय नहीं दिया कि हमारे समाज का है तो नहीं, कुछ भी गलत करना चाहिए। जैसा कि आज के समय में हो रहा कि एक ही समाज के लोग, बनारस में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि एक ही समाज के लोगों को ने कई पीढ़ी के समाज के लोगों के साथ अन्याय किया और उनके ना बुलडोजर चला, ना कोई गिरफ्तारी होती है। अगर गिरफ्तारी किसी वजह से दबाव में आके करते भी हैं तो अगले दिन उनको जमानत मिल जाती है। तो हमारी सरकार में ऐसा ना कभी हुआ है। नेताजी हमेशा समाज से जुड़े लोगों को, जो नीचे तबके के हैं, फूलन देवी इसका उदाहरण है, जिसके साथ क्या हुआ था समाज में सभी जानते हैं। उस महिला को उन्होंने संसद में पहुंचाया था, यानी भारत की सबसे बड़ा सदन है, वहाँ तक पहुँचाया था। निषाद समाज की महिला थी और जो पीड़ित थी कहीं, और उसको वहाँ पहुँचाया। तो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने हमेशा पीढ़ी के लोगों को, समाज के वो गरीब जो कहीं पीछे रहते हैं, लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं, उनको आगे लाने का काम करती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती है और आगे भी करती रहेगी। हमारे माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी आज भी सरकार में नहीं हैं, और किसी के साथ अन्याय होता है, कुछ भी होता है, तो आर्थिक मदद भी वही देते हैं। और शासन को इस बात से तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम सरकार में हैं, हम कुछ नहीं दिए, और जो विपक्ष में हैं उनकी मदद भी कर रहा है, उनसे मिलके बात भी कर रहा है और उनकी आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है। 2022 में यही अखिलेश यादव जी ललकार कर बोले थे कि परशुराम जयंती पर कि उनकी मूर्ति की स्थापना होगी और हमारी जब सरकार आएगी तो बड़ा काम करेंगे, लेकिन सरकार नहीं आई। अब इस बार वही लॉलीपॉप फिर अखिलेश यादव जी ने दे डाली है राजा सुहेल देव के मूर्ति स्थापना के लिए। लखनऊ में ऐलान तो कर दिए हैं कि मेरी सरकार 2027 में आएगी तो बहुत भव्य मूर्ति स्थापित कराएंगे। फिर क्या लगता है कि 2027 के लिए ये जो रणनीति तैयार हो रही है कहीं फेलियर साबित न हो? क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हर समाज का सम्मान करते हैं, और जो पहले के वीर हैं, सम्मानित लोग हैं, ऐतिहासिक लोग हैं,
वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, वो सबका सम्मान करते हैं। अगर किसी के कोई का जीवित रहते भी अगर मूर्ति लग रही है और जो पहले से कहीं मारा जा रहा हो या कोई वीर जिसने समाज के लिए अच्छे काम किए हो, वो किसी भी जाति का, उसका सम्मान होना चाहिए, उनकी मूर्ति लगना चाहिए। और जैसे आज के समय में देख रहे हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति ग्वालियर में भी हुआ कि अम्बेडकर की मूर्ति को कोई लगने नहीं दे रहे थे, और कहीं और जगह में भी ये सूचनाएं आती हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिए, और ये मूर्ति को वही लोग तोड़वाते हैं, वही लोग तोड़ते हैं जो उन्हीं के बनाए संविधान से उच्च पद तक पहुंचते हैं। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के बनाए संविधान के अनुसार वो गृह मंत्री हैं, और उन्हीं के संविधान को नहीं मानते और उनका अपमान करते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो जो उनकी ही बनाए संविधान को से किसी पद में पहुंचता है और उन्हीं का अपमान करता है, तो हमारे माननीय जी सबका सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे हमेशा। उनकी विचारधारा ऐसी है कि हर समाज को वो सम्मान देते हैं। बीजेपी सरकार तो जाति जनगणना कराने जा रही है, आप इससे कितना प्रभावित हैं? बिल्कुल, जाति जनगणना होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि हम आरक्षण लागू होता है तो जनगणना पे उनकी संख्या के आधार पे होता है, और हर 10 साल पे होनी चाहिए, हुई नहीं थी अब तक, रुकी हुई थी। अगर जाति जनगणना होगी तो जैसे मौर्य समाज के कितने लोग हैं, पटेल समाज के कितने लोग हैं, पाल समाज में कितने हैं, चौरसिया कितने हैं, यादव कितने हैं, गौड़ कितने हैं, भारतीय कितने हैं, तो सारे लोगों की जब गणना होगी तो उसी आधार पे उनको आरक्षण मिलेगा, उसी आधार पे उनको आगे की उनके लिए उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि उन तक पहुँचे, जो पीछे रह गए हैं उनको भी आगे समाज में लाया जाए और हर मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। तो गणना होनी चाहिए, और गणना होने के बाद उसका लाभ उन्हें मिलना भी चाहिए। तो जो शैक्षिक गणना जो है उसका कब होगा? जैसे लगता है ना कि जो पढ़े लिखे रहते हैं कि हमारी शैक्षिक गणना होनी चाहिए, ये मांग चल रही थी, इस पे क्या आप लोगों का ध्यान जाता है? नहीं, बिल्कुल शैक्षिक जनगणना होगी तभी आंकड़ा सामने आएगा कि किस समाज के लोग शिक्षा में आगे हैं जी। और जो शिक्षा में आगे नहीं है तो उनको शिक्षा में आगे कैसे लाया जाए, इसकी योजना बनती है, इसकी योजनाएं बनाई जाती हैं और लागू की जाती है। इनका आधार यही होता है, गणना का आधार यही है कि गणना से हमें पता चलेगा कि किस समाज के लोग अभी भी शिक्षा में पीछे हैं, तो उनके लिए हम कौन सी ऐसी योजना बनाएं जो वो शिक्षा में वो भी आगे आ पाए। 2027 का जो पीडीए का जो विजय यात्रा का जो मुहिम छुड़ा है वो कितना सफल होने वाला है? हाँ जी, विजय यात्रा तो अभी लोकसभा के चुनाव में पीडीए ने अपना दम दिखा दिया कि हम समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग 85% नहीं, हम लोग लगभग 90% हैं। तो हम जिस दिन एक हो जाएंगे तो हम न्याय को, सामाजिक न्याय को, शिक्षा को, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर पाएंगे। इस विजय यात्रा का यही अर्थ है कि हम जिस तरह से हमने 24 में लोकसभा चुनाव में आगे हम कुछ सीटों को लेकर आए, 5 सीट से हम 37 सीट पर आए, तो अगर विधानसभा चुनाव में हम आगे आएंगे और हर पीडीए समाज को आगे लाने के लिए काम किया जाएगा। विधानसभा 2027 का जो आपका बनारस में 8 सीटें हैं, उसमें कितने सीट आप जीतने का दावा कर सकते हैं? बिल्कुल, विधानसभा सीट में तो 22 में भी हम आते हैं, लेकिन क्या हुआ सारे लोग जानते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे बीजेपी के ही क्यों ना लोग हों, और आम जनता है, सब लोग जानते हैं कि क्या खेला हुआ। ईवीएम के द्वारा इन्होंने, जैसे दक्षिणी विधानसभा है उसमें गिनती के समय मैं भी वहाँ थी। अच्छा। और मैंने खुद वहाँ पे आंकड़े देखे थे, किशन दीक्षित जी बिल्कुल समझ लीजिए जीत गए थे, वो ऐलान हो गया था कि किशन जी जीत गए हैं। बाहर मिठाइयाँ बंटने लगी थी, उनको हम लोगों ने माला पहना दी थी। उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ये हुआ कि नहीं, वो तो सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया। अगर इस तरह से ये जीतेंगे तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर वोट पड़ेगा ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से, तो 8 में से 6 विधानसभा